यह नमस्कार साथियों का फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए साथियों, हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं आपको, जो भी हम टॉपिक डेली बाय डेली बिहार पुलिस के लिए आपको दे रहे हैं, उसमें बिहार स्पेशल का रात के रात डेली जो टॉपिक दे रहे हैं हम लोग प्राचीन इतिहास का दे चुके हैं, मध्यकालीन का दे चुके हैं, लगभग लगभग हम लोग आधुनिक का भी खत्म कर चुके हैं। आधुनिक का एक दो चैप्टर इंपोर्टेंट फैक्ट होगा, नहीं तो इसे कवर कर चुके हैं। अब बहुत स्टूडेंट का क्या है कि क्वेश्चन है कि आप जो देते हैं उसका पूरे पूरे हमें क्या नोट्स बनाना चाहिए, ठीक है। अरे भाई, आप खुद ही ये बात सोचिए कि जो जो वीवीआई पॉइंट है, इंपोर्टेंट है, उसको आप बनाइए, ठीक है। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। हम टोटल 3 वीडियो लाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। एक तो प्राचीन भारत का वीडियो आज का ये हो गया, एक हम लाएंगे मध्यकालीन भारत का, एक लाएंगे आधुनिक भारत का। इस 3 वीडियो में आपको अच्छा से इसमें डिटेल्स में बता देंगे कि कौन कौन सा फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें कौन कौन सा फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सा फैक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। याद रखिएगा, कौन कौन सा फैक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बात हम बता देंगे इसमें। और आपको यदि लिखना चाहिए तो कौन कौन सा फैक्ट को लिखना चाहिए। और हाँ, बिहार का जब इतिहास हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, आपको भारत का भी इतिहास प्राचीन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसमें कुछ कुछ टॉपिक पढ़ना होगा, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब हम लोग इसी में कवर कर लेंगे, याद रखिएगा। उसमें आपको बहुत कम चैप्टर पढ़ना होगा, जैसे महाजन पद वगैरह को भी इसी में कवर कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत फायदा आपको मिलेगा ये वीडियो से, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर है नामकरण। 12वीं सदी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा था, बिहार पड़ा था। अब क्या बोल रहा है, 12वीं सदी, अभी कौन सा सदी चल रहा है, 21वीं सदी चल रहा है। देखिए 2000 से लेकर के और 2100 जब तक नहीं आएगा, जैसे अभी 2025 चल रहा है, 2099 भी आएगा और 2100 आएगा, इसके बीच के काल को क्या कहते हैं, 21वीं सदी। ऐसे ही 12वीं सदी जो होगा, मतलब 1100 से लेकर के 1200 के बीच को क्या बोला गया, 12वीं सदी। तो 12वीं सदी के बीच में क्या हुआ था कि बौद्ध, बहुत सारे बौद्ध विहार, मतलब कि बौद्ध लोग बहुत सारे यहाँ पे छोटा छोटा घर बना करके रहने लगे थे। बिहार उसको बोला जाता है, विहारो की बहुलता, उसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, बिहार पड़ा था। बिहार, बौद्ध भिक्षुओं के कारण बिहार पड़ा था नाम। इनमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है क्या कि बिहार का स्थिति दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बन जाता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा, पहले आप ये दिमाग में बैठा करके रखिए कि ऊपर वाला भाग जो रहेगा वो उत्तर होगा, नीचे वाला क्या होगा, दक्षिण होगा, इधर वाला क्या होगा, पश्चिम पूरब होगा, और इधर वाला क्या होगा, पश्चिम होगा। याद रखिएगा, आपसे यही क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बताइए पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 483 किलोमीटर। याद रखिएगा, 483 किलोमीटर। और यदि पूछ दिया जाएगा आपसे कि उत्तर से दक्षिण की कितनी है, 345। याद रखिए, उत्तर से दक्षिण कितनी है, कम है, लेकिन आपका पूर्व से पश्चिम ज्यादा है। याद रखिएगा ऐसे करके, ठीक है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए विस्तार दिया गया है, जैसे अक्षांशीय विस्तार। देखिए ग्लोब जब हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें क्या होता है, अक्षांश होता है, देशांतर होता है। ऐसे करके जो भी बनता है रेखा, उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश। और ऐसे करके जो रेखा बनती है ऐसे, उसको क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। तो बिहार का मैप जब होगा, बिहार होगा, तो बिहार में भी क्या होगा, अक्षांश और देशांतर कहीं पे तो स्थित होगा ये। जैसे यहाँ पे भारत स्थित होगा, अब भारत में बिहार स्थित होगा यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर नॉर्थ से लेकर के इतना, मतलब 3 डिग्री का फर्क है यहाँ पे। 24 से 27 मतलब 3 का फर्क है। और 83 से लेकर 88, याद रखिए इसमें 5 है, 3 और 5 का फर्क है। याद रखिएगा, अक्षांशीय में 3 का और देशांतरीय में कितना, 5 का, यही अंतर है, याद रखिएगा। राज्य की आकृति कैसी है, आयताकार है, क्योंकि ये ऐसी स्थिति है, आयताकार है। अब देखिए ये सब जो फैक्ट आपको हम बता रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के पृथक के बाद बिहार की स्थापना हुई थी, बनाने की घोषणा की गई थी। 22 मार्च 1912 में बिहार उड़ीसा सहित प्रांत गठन की अधिसूचना घोषणा की गई थी। तो यहाँ से ये पॉइंट आपके लिए बहुत वीवीआई हो जाता है, इस पॉइंट को हम लोग को नोट डाउन करना चाहिए। 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित, मतलब ये वाला मान लीजिए उस समय क्या था, बंगाल का क्षेत्र था। जैसे हम आपको मैप के थ्रू, भारत के मैप के थ्रू समझाते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये हो गया प्यारा सा भारत, ठीक है।
और बिहार बंगाल का क्षेत्र अभी कैसा ये वाला था, अभी पश्चिम बंगाल जो बन गया ये वाला था, तो बंगाल को यहाँ से काट दिया गया था, बंगाल अलग हो गया था और बिहार, उड़ीसा और झारखंड एक में था। ठीक है, 22 मार्च 1912 को। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद जो है 1936 में आपका उड़ीसा अलग हो गया, उसके बाद 2000 ईस्वी में आपका झारखंड अलग हो गया। ठीक है, सब तब बिहार अभी बच गया, अभी जो बिहार है। और फिर ये बंगाल बड़ा अच्छा था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बटा, पूर्वी बंगाल जाकर के आज बांग्लादेश बन गया। ठीक है, ऐसे हुआ था। चलिए, 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत गठन किया गया था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा क्या हुआ था, अलग हो गया था। 15 नवंबर 2000 को बिहार के अंतिम विभाजन हुआ, झारखंड अलग हो गया था। राज्य के रूप में अस्तित्व में आया 46% भूमि भूभाग पर झारखंड और 28वां राज्य बना था। जैसे ये वाला भाग जो है ऐसे करके नीचे वाला भाग कट करके 46% भूमि गया था किसमें, झारखंड में, और हम लोग के पास बच गया था कितना, 54% भूमि। ठीक है, 28वां राज्य बना था, याद रखिएगा। अब देखिए, ये जो फैक्ट आपका दिया गया है ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को इसी दिन जल दिवस भी मनाया जाता है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। 1275 दरोगा में पूछा गया, पीटी में ये क्वेश्चन था, याद रखिएगा। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है बिहार आपका, 2.86%, 2.86%। भारत का 12वां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। कुल जनसंख्या कितनी है यहाँ पर, तो जनसंख्या वाला टॉपिक पढ़िएगा, वहां से क्लियर हो जाएगा। भारत की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट है, बिहार में जनसंख्या 8.60% है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या के अनुसार आपका, तो बिहार हो जाएगा। पहला कौन हो जाएगा, यूपी, या दूसरा कौन हो जाएगा, कमेंट्स करके यहाँ पे बताइएगा दोस्तों। लंबाई हम आपको बोल लें, ठीक है, लंबाई हम आपको बोल दें कितनी है, तो 445 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, और चौड़ाई कितनी है, 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम। ये सब फैक्ट आपको याद रखना है। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 173 फीट, मतलब 53 मीटर। औसत वर्षा यहाँ कितनी होती है, 112 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो किशनगंज में, याद रखिएगा, किशनगंज में। अच्छा, आप देखते हैं प्रशासनिक विभाग। प्रशासनिक विभाग के कहने का मतलब ये हुआ कि बिहार में जो प्रशासन वगैरह का जो यूज होता है, काम होता है, टोटल 9 प्रमंडल है। ठीक है, जिला की संख्या 38 है। 38वां जिला कौन सा है, अरवल है। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, 38वां जिला कौन सा है, तो आपका अरवल है, याद रखिएगा। अनुमंडल कितनी है, 101। प्रखंड की संख्या कितनी है, 554। ये सब वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन आप नॉलेज के लिए याद रखिए, कभी पूछ दिया जाएगा तो क्या कीजिएगा। नगर निगम, 19वां नगर निगम कौन बना है आपका, सहरसा। ये VVI है और ये भी VVI है, क्योंकि ये पूछा जा चुका है। नगर परिषद की संख्या 88 है। नगर पंचायत की संख्या 154, और पुलिस जिला 40 है। 38 जिलों का अतिरिक्त बगहा और नौगछिया आपकी पुलिस जिला है, याद रखिएगा। बिहार की विधायिका, बिहार का विधानमंडल है द्विसदनीय है। देखिए, किसी भी राज्य में क्या होता है, विधानमंडल होता है, विधानमंडल। विधानमंडल को बांटा जाता है, जिस राज्य में एक सदनीय होता है उसे क्या कहते हैं, विधानसभा सिर्फ कहते हैं, विधानसभा। लेकिन जहां पर आपका द्विसदनीय होता है, विधान परिषद, विधान परिषद होता है। तो विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में मात्र है, 6 राज्यों में मात्र है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है। विधान परिषदों की संख्या 75। लोकसभा की सीट यहाँ 40 है और राज्यसभा की सीट आपका 16 है। देखिए, आप लोग यदि क्वेश्चन बैंक जो हम लोग ज्ञान बिंदु का डिस्कशन करवाते हैं देखते होंगे, तो उसमें बहुत सारा फैक्ट हम अलग से बताते रहते हैं, याद रखिएगा। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या आपका 40 हो जाएगी। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट 38 है, और अनुसूचित जनजाति आपका ST के लिए 2 है। कौन कौन सा सीट है, कटोरिया और मनिहारी। देखिए, सीट तो आप लोग दिमाग में रखिएगा ही, आप ये याद रखिएगा, पूछ दिया जाता है बहुत बार क्वेश्चन अगर घुमाएगा तो, अनुसूचित जनजाति के लिए कौन कौन सा सीट आरक्षित है, ये याद रखिएगा। तो BPSC दरोगा कहीं से भी पूछेगा क्वेश्चन, आपसे नहीं फंसेगा क्वेश्चन। लोकसभा में अनुसूचित जाति है तो आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। राज्य की चौहद्दी सीमा, राज्य में जो चौहद्दी होती है, नेपाल से बिहार के 7 जिले लगते हैं। नेपाल से बिहार के, ऐसे बिहार का मैप है मान लीजिए, तो ऊपर वाला भाग है, 7 जिला लगता है। कौन कौन सा, इधर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, उसके बाद फिर पूर्वी चंपारण, फिर हो जाता है सीतामढ़ी, फिर मधुबनी हो जाता है यहाँ, फिर सुपौल, फिर अररिया, फिर किशनगंज यहाँ पर, फिर पूर्णिया हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल 7 जिले ऊपर से लगते हैं।
दक्षिण की बात बोलते हैं, ये नीचे वाला भाग, ये नीचे वाला, इसमें कौन कौन लगता है? तो झारखंड के साथ 8 जिले साझा करते हैं। कौन? बिहार। 8 जिले, ऊपर 7 नीचे 8, ये याद रखिएगा, ऊपर 7 नीचे 8। ऊपर ऊपर मतलब कम, नीचे है तो नीचे मतलब ज्यादा, याद रखिएगा। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, याद रखिएगा ये सब। इसी जमुई में सोना का बहुत बड़ा, यहाँ पर जमुई है, बहुत बड़ा बोला गया कि बिहार में खान मिला है, ठीक है। तो आपको एक डाटा बस याद रखना है, इस ऐसे नहीं याद रखना है कि इस सब जिला का नाम याद नहीं रखना है, ये रखना कि नेपाल से बिहार के कितने जिले लगते हैं? 7। इससे कितने लगते हैं? 8। एक ओवरव्यू माइंड में रखिएगा कि कौन कौन सा यहाँ से नीचे से हो सकता है, ठीक है। अब सीरीज में नहीं भी याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग ऊपर नीचे देख लिए, आप देखते हैं हम लोग पूरब पश्चिम। पूरब में इस वाला साइड में कौन कौन सा लगेगा? पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले लगते हैं। कौन कौन सा? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, याद रखिएगा। 3 जिला इधर हो गया। और यूपी से लगता है आपका 8 जिला। यूपी से 8 हो गया, झारखंड से 8 हो गया, ठीक है। ऊपर 7 हो गया, इधर 3 हो गया। यूपी से लगता है 8 आपका रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, आपका पश्चिमी चंपारण, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। अच्छा, यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। वीवीआई, मोस्ट वीवीआई इसको कहते हैं। राजकीय चिन्ह याद रखिएगा, बोधि वृक्ष है। प्रथम राजकीय भाषा यहाँ का हिंदी है। द्वितीय कौन सा हो जाएगा? उर्दू। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है यहाँ का। राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। पिछला बार ये क्वेश्चन सारा पूछा गया है। और भारत का हो जाएगा कमल का फूल। राजकीय पशु है आपका बैल है, बैल, ठीक है। 2013 से पूर्व क्या था? रीछ था, ये भी याद रखिएगा पॉइंट। राजकीय पक्षी क्या है? गोरैया है, इससे पूर्व आपका पाख्ता था। राजकीय मछली क्या है? मांगूर है, मांगूर, ठीक है, मांगूर है, ठीक है। अच्छा, भारत का आपका राष्ट्रीय मछली अगर पूछा जाए तो डॉल्फिन है, याद रखिएगा। लेकिन बिहार का क्या हो जाएगा? मांगूर है। बिहार का राजकीय गीत कौन सा है? मेरे भारत कंठहार, तुझको सत सत बंधन बिहार, याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। गीतकार कौन हो जाएंगे? सत्यनारायण। संगीतकार हो जाएंगे हरिचंद। ये याद रखना, इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। मान्यता मिला था 2012 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार राज्य की प्रार्थना गीत मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, गीत कुछ और था या प्रार्थना कुछ और है, याद रखिएगा, ये भी पॉइंट है। चलिए परमंडल देख लेते हैं। देखिए, एक परमंडल होता है, उसके अंतर्गत बहुत सारा जिला आता है। टोटल 9 परमंडल है। सारण परमंडल के अंतर्गत आता है आपका सारण, सिवान, गोपालगंज। तिरहुत के अंदर आता है आपका पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, आपका मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर। आप लोग ना इसको चार्ट में चार्ट करके एक एक करके याद कीजिएगा डेली बाय, या चिपका लीजिए जहाँ स्टडी करते हैं, आपको याद होगा धीरे धीरे। दरभंगा माता मधुबनी, दरभंगा आपका समस्तीपुर। कोसी माता है सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। पूर्णिया माता अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, कटिहार। पटना माता पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। आपका मगध माता गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। मुंगेर माता मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। भागलपुर माता भागलपुर, बांका, ये सब आता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक ओवरव्यू माइंड में जरूर रखा कीजिए कि कौन सा जिला कहाँ स्थित है। जैसे पटना की बात करते हैं, हम कहाँ पे अभी अवस्थित है? तो यहाँ पर है, पटना में, ठीक है। तो आप एक ओवरव्यू रखा कीजिए कि अच्छा हमें पूछा गया है क्या? कैमूर पूछा गया, कैमूर तो इधर होना चाहिए। हमें क्या पूछा गया? अच्छा जमुई, जमुई तो यहाँ होना चाहिए। बेगूसराय तो बीच में, समस्तीपुर तो बीच में है। ऐसे करके ओवर माइंड में होना चाहिए आप लोग को, क्योंकि बिहार के एग्जाम से तैयारी चल रहा है। अब हम लोग क्या देखते हैं? प्राचीन इतिहास के बारे में देखते हैं, ठीक है। प्राचीन इतिहास के बारे में देखते हैं। यहाँ से जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट होगा वही हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए प्राचीन बिहार के बारे में बात करते हैं। पाषाण काल होता है, वैदिक काल होता है, महाजनपद काल, मौर्य एवं गुप्त, बौद्ध और जैन धर्म, ये इंपोर्टेंट यहाँ का फैक्ट है। तो प्राचीन इतिहास में जाने के लिए दो स्रोत है, पुरातात्विक साहित्य, ये याद रखना कि उतना आवश्यक नहीं है। चलिए अब देखिए, पूछा जाता है आपसे कि पूर्व प्राचीन इतिहास काल का साक्ष्य कहाँ से मिला है बिहार में, पुरातात्विक स्रोत कहाँ से मिला है? आप याद रखिएगा, अपने कॉपी में नोट्स बनाइए तो ऐसे लिखिए, मुंगेर के चिराद, चेचर, वैशाली में चेचर, और मनेर, मनेर पटना के, और सोनपुर यहाँ से मिला है। 3-4 पॉइंट देखिए, ऐसे लिखिएगा, पुरातात्विक स्रोत का जगह बिहार में कहाँ से मिला? मुंगेर, चिराद, चेचर, मनेर, आपका सोनपुर, बस हो गया। मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से मिला है? लोहिया नंद नगर, आपका लोहिया, अरेराज, रामपुरबा, ठीक है।
लोहिया अरिराज, बस याद रखिए, बस हो जाएगा। चलिए, बराबर की गुफाएं कहाँ पर है? तो बराबर की गुफाएं राजगीर नालंदा में है। पाटलिपुत्र विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक हुआ है। आपसे पूछा जाएगा बराबर की गुफा कहाँ है, तो राजगीर में है। ठीक है, बराबर की गुफा के बारे में बस याद रखिए और कुछ नहीं याद रखना है। खुदाई से प्राप्त सिक्के, मन की मूर्ति आदि पुरातात्विक स्रोत है, ये सब नहीं अब याद रखना है आपको। चलिए, साहित्य स्रोत, साहित्य स्रोत से कुछ भी प्राप्त हुआ है जिसे बिहार के बारे में पता चला है, किससे? रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं, अंगुत्तर निकाय। अब देखिए, अंगुत्तर निकाय के बारे में डायरेक्ट पूछा जाता है, अंगुत्तर निकाय किसकी रचना है, क्या चीज के बारे में? बौद्ध धर्म का। दीर्घ निकाय, विनय पिटक, जैन, भगवती सूत्र किसकी है? भगवती सूत्र जैन की रचना है, जैन की रचना है, जैन धर्म की। आदि प्रमुख साहित्य स्रोत है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा बिहार की चर्चा किस स्रोत में की गई है? ठीक है, तो आपको क्या बोलना है कि बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय का एक बुक है उसमें, ठीक है, और जैन धर्म के लिए आपका एक बुक है भगवती सूत्र, उसमें रामायण, महाभारत, पुराण, बस। आपको और कुछ नहीं याद रखना, ऑप्शन दिया जाएगा उसमें रहेगा आपका अंगुत्तर, ऐसे लिख लीजिएगा आपका साहित्य स्रोत। आप बुक का यहाँ पर नाम लिख लीजिएगा, महाभारत, रामायण, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इससे प्राप्त हुआ, बस। इसके अतिरिक्त विवरण मिलता है बिहार के बारे में। मेगास्थनी पुस्तक एक इंडिका है। फाहियान इति सिंह हैंसवांग का वेदांत। इंपोर्टेंट फैक्ट बस ये आप याद रखिएगा, ये और कुछ नहीं याद रखना है आपको। मेगास्थनीज का इंडिका, ठीक है। चलिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अस्थायी लेखों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र मतलब ये चाणक्य जो थे, एक पुस्तक लिखे थे अर्थशास्त्र, पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन ये पुस्तक क्या है आपका? ये आपका राजनीतिक बेस्ड पुस्तक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, पाषाण युग। इस काल में मानव आखेट एवं खाद्य संग्राहक था, ये सब याद नहीं रखना है आपको। दक्षिण बिहार में मुंगेर, नालंदा के बड़े खुदर पत्थर से कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी मिली है। हाँ, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। दक्षिण बिहार से प्राप्त साक्ष्य कहाँ कहाँ से? मुंगेर और नालंदा, मुंगेर और नालंदा। ये अवशेष लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व के हैं। मध्य पाषाण काल देखते हैं। इस काल में मानव आखेट खाद्य संग्राहक पशुपालक था। मानव के पहला पशु कुत्ता बनाया गया था, मानव द्वारा पहला पशु पालतू कुत्ता बनाया गया था, याद रखिएगा। दक्षिण बिहार में मुंगेर, देखिए ये वाला जो क्षेत्र था, ये मुंगेर वाला, दक्षिण बिहार में मुंगेर में छोटे से आकार में तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए, लगभग 4,000 से 40,000 से 1 लाख वर्ष पूर्व। आपसे पूछा जाएगा दक्षिण बिहार का कौन सा जगह है जहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा मनेर या मुंगेर, ठीक है। मनेर नहीं, मुंगेर और आपका नालंदा, मुंगेर और नालंदा। चलिए, नव पाषाण काल देखते हैं। नव पाषाण काल का मतलब हुआ कि बहुत मतलब कुछ ही दिन पहले का। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया, मतलब कि खाने वाला चीज का उत्पादन करने लगा, मानव बस्तियों में निवास करने लगा। नव पाषाण काल का अवशेष बिहार के मैदानी भाग से मिलता है। मैदानी भाग किसे बिहार में कहते हैं? जहाँ से गंगा की नदी बहती है उसके अगल बगल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मैदानी भाग कहा जाता है, याद रखिएगा। चिराद मतलब सारण, चेचर मतलब वैशाली, मनेर मतलब पटना, सुनवार रोहतास, पत्थर हरियो को औजार मिले। आप याद रखिएगा, 2-3 नाम याद रखिएगा ना, उससे काम चल जाएगा। उतना रटना नहीं है आपको, नहीं हो ये याद होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आपका चिराद रखिएगा, वैसा मनेर रखिएगा तो हो जाएगा काम, नहीं भी याद रखिएगा इससे बहुत ज्यादा फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। कैमूर के पहाड़ी नवादा और जमुई के गुफा क्षेत्र प्राप्त हुए हैं। जैसे कैमूर हो गया, पहाड़ वाला क्षेत्र कहाँ है? कैमूर में है, रोहतास में, राजगीर में है, उधर से ही प्राप्त होगा। यह अवशेष लगभग 2500 वर्ष पूर्व का है। ताम्रपाषाण काल, ठीक है, ताम्रपाषाण काल, चिराद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सुनवार, ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में पत्थर कोजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं। यह अवशेष आपका 1000 ईसा पूर्व के है। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। आप देखते हैं हम लोग वैदिक काल, यहाँ से क्वेश्चन कुछ बन सकता है। आर्यों का स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं क्योंकि अभ्यास से इतिहास के वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। पूर्व वैदिक काल आपका 1500 से लेकर 1000, उत्तर वैदिक काल मतलब 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व, ठीक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। यहाँ पर क्या है आपका, बस ये डेट याद रखिएगा। पूर्व वैदिक काल के समय कितना है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल इतना। पूर्व वैदिक काल, ऋग वैदिक काल का विस्तार बिहार के किस क्षेत्र में नहीं था? किसी क्षेत्र में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट पर बिहार क्षेत्र में हुआ था, ठीक है।
गंडक नदी, ये वाला जो बिहार है, जैसे यहाँ पर गंडक नदी है, वहां पर उत्तर वैदिक काल में आर्यों का क्या हुआ था, विस्तार देखा गया है। चलिए, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा आपका शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। बिहार के जो भौगोलिक क्षेत्र है, राजनीतिक एक क्षेत्र होता है, एक होता है आपका भौगोलिक क्षेत्र। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप पॉइंट करके लिख सकते हैं। शतपथ ब्राह्मण में किया गया है भौगोलिक क्षेत्र का चर्चा, ठीक है। इसमें बिहार चर्चा विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र में दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट और वात शब्द से मतलब संबोधित किया गया, ये भी पॉइंट है। ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया, कीकट कहा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। वाराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है, ठीक है, वाराह पुराण में, ये आप देख लीजिएगा। चलिए, अब देखते हैं महाजन काल, हम लोग देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, मतलब अंगुत्तर निकाय किसका है आपका, बौद्ध धर्म का। भगवती सूत्र किसका है आपका, तो जैन धर्म का। 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है, आपसे ये भी पूछा जाएगा 16 महाजनपद की चर्चा कहाँ मिलती है, तो एक इंडिका पुस्तक में मिलती है, ठीक है, इंडिका में। दूसरी बात अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, ठीक है, यही सब में मिलती है। 16 महाजनपद, 3 महाजनपद आपका विस्तार बिहार में था, 3 था बिहार में, ठीक है। वज्जी या लिच्छवी वैशाली मुजफ्फरपुर में, इसके बारे में एक और पॉइंट आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो महाजनपद था, ये दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र महाजनपद था, लोकतंत्र, याद रखिएगा, लोकतंत्र। मगध, मगध जो आज पटना वाला भाग है, पटना, गया, नालंदा, ये सब क्षेत्र आपका मगध का भाग था। अंग जो है आपका भागलपुर मुंगेर वाला क्षेत्र जो हो जाएगा, हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ गंगा बहती है, ये वाला क्षेत्र आपका भागलपुर वाला हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मगध हो जाएगा, ये वाला वैशाली हो जाएगी इस पार। चलिए, वज्जी संघ महाजनपद, वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ है। अट्ठकुल या वज्जी, लिच्छवी, ज्ञातुक, विदे, उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु, ये इंपोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। वज्जी संघ की सबसे प्रसिद्ध आपकी लिच्छवी था, ये रख सकते हैं, ये इंपोर्टेंट नहीं है उतना। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी, ये इंपोर्टेंट है। राजा यहाँ पर विशाल की थे, ठीक है, वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने किया था, ये नहीं भी रखिएगा तो काम चल जाएगा, उतना डीप में नहीं जाता है। लिच्छवी का अतिरिक्त मिथिला के विधेय तथा कुंडल के हम गातुक आपका वज्जी संघ प्रमुख जनपद थे, ये इंपोर्टेंट नहीं है। विश्व के प्रथम गणतंत्र हम बोले ना, ये याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट है आपके लिए। चलिए, अब बढ़ते हैं हम लोग मगध के बारे में देखते हैं। मगध राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। देखिए, इसके कारण क्या था ना, मगध जो ऐसे करके बिहार में था, मगध के कारण था कि एक तो ये नदी के किनारे में था, पानी का कोई दिक्कत नहीं, और राजगीर जो था, मगध की राजधानी राजगिरी जो था, ये मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिभीज या राजगिरी थी, ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो कोई भी यहाँ पर आता था ना आक्रमण करने के लिए, उसे 1000 बार सोचना पड़ता था। घना जंगल था, जिसके कारण लकड़ी वगैरह के यहाँ पे बहुत संसाधन उपलब्ध था, और नदी बहती थी, जिसके कारण यहाँ पर उपज बहुत ज्यादा होता था, खेती बाड़ी। और उसके बाद आपको बता दें, यहाँ पर जो था हाथी बहुत ज्यादा था, जंगल में हाथी वगैरह, जिससे उसका भी उपयोग करके युद्ध वगैरह में फायदा होता था। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में किया गया था। मगध एवं अंग महाजनपद वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है, दोनों का अथर्ववेद में मिलता है। अंग महाजनपद के बारे में देखते हैं। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, चंपा। तीनों महाजनपद की आपको राजधानी याद रखना है किसी भी हाल में, ठीक है। लिच्छवी की वैशाली हो गया, आपका मगध का राजगिरी हो गया, और अंग का आपका चंपा हो गया। अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध बिंबिसार ने अंग में मिला लिया था। ये भी पॉइंट अब याद रखिए, किस शासक ने अंग को अपने मिला लिया, बिंबिसार। मगध के उत्कर्ष के बारे में कुछ देखते हैं। अच्छा, ये सब हम जो पॉइंट आपको बता रहे हैं, प्राचीन इतिहास आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बहुत उसमें फैक्ट बताएंगे हो जाएगा, क्योंकि प्राचीन इतिहास में बहुत सारा डाटा यहाँ से आपको मिल जाएगा। मगध की स्थापना बृहदत्त ने की थी। बृहदत्त के पुत्र आपका जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने दंडु युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। इसका महाभारत में मिलता है, इस बारे में आप देखे होंगे। महाभारत में पूरे बीचों बीच से फाड़ कर कैसे एक भाग को इधर फेंकता है, एक भाग को इधर, श्री कृष्ण कहते हैं इधर फेंको उधर फेंको। तो जरासंध के बारे में। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। आपका मगध उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं संसाधन उपलब्ध के कारण आर्थिक रूप से यह संपन्न क्षेत्र था।
बृहदत्त का अंतिम शासक यहाँ पर रिपुंजय था। बृहदत्त वंश का अंतिम शासक क्या था? रिपुंजय था। ये याद रखना होता है, इम्पोर्टेंट नहीं है। हर्यक वंश 544 से 12। हर्यक वंश का स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाता है बहुत बार, प्राचीन इतिहास में मान लीजिए हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। बिंबिसार को क्या कहा जाता है? आपका मगध का असली संस्थापक। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रसिद्ध दिया। उसकी पहचान पत्नी कौशल देवी, कौशल की राजकुमारी थी। वह विवाह से उसे दहेज काशी क्षेत्र मिला था, विवाह से ही काशी उन्हें मिला था। उसकी दूसरी पत्नी चलेना या चेलना थी, लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। उसकी तीसरी पत्नी जो थी पंजाब के थी, तो पंजाब में, ये सब आपको याद नहीं रखना है, ठीक है? ये सब आपको बिल्कुल नहीं याद रखना है, हम जो बोलते हैं वही याद रखिए। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रघोत के साथ मैत्री संबंध किया था। बिंबिसार का चंड प्रघोत के उपचार के लिए राजवैद्य जीवक ने भेजा था। देखिए, बिंबिसार ने चंड प्रघोत के उपचार के लिए, क्या हुआ था? जीवक के बारे में आप याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा आपको जीवक किसके दरबार में था, तो याद रखिएगा बिंबिसार के दरबार में था। जीवक बहुत बड़े एक मतलब बोल सकते हैं डॉक्टर थे उस समय के, राजवैद्य थे। तो क्या हुआ था? अवंती के शासक को क्या हुआ था कि मतलब तबीयत खराब था, वहीं पर बिंबिसार ने जीवक को भेजा था उनके इलाज करने के। बिंबिसार की हत्या 492 में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था। आप इतिहास जब प्राचीन पढ़िएगा वहां पे भी ये चीज देखना होगा, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। अजातशत्रु, इसका काल रहा था 492 से 360 ईसा पूर्व। बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना, उसका वास्तविक नाम था कुनिक। कुनिक, ठीक है? अजातशत्रु का नाम क्या था? कुनिक। आपसे पूछा, ये क्वेश्चन कर दिया जाता है, कुनिक किसका नाम था? तो अजातशत्रु का। बिंबिसार एवं कौशल देवी के मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रेमसेनजीत को वापस ले लिएगा, जिस कारण प्रेमसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रेमसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया था, ठीक है? काशी पर अधिकार कर लिया था। बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रेमसेनजीत की पुत्री, ये सब याद नहीं रखना आपको। अजातशत्रु के वज्जी शंका मल्लों को पराजित किया, ये भी नहीं। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये एक फैक्ट हो सकता है कि अजातशत्रु किस धर्म के साथ, जैन धर्म को मानते थे, बाद में बौद्ध धर्म, ये फैक्ट हो सकता है। अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगिरी की सप्तप्रहणी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति करवाए थे। ये मोस्ट वीविया है, आपको हम डाटा पहले भी दिए हैं, आपको मोस्ट वीविया है। सिहल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईस्वी में उदयन ने अपनी पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। उदयन या उदयीन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र आपका कर लिया था। उदयीन जो था राजगिरी से कहाँ कर लिया था? पाटलिपुत्र। आपको बोला जाएगा पाटलिपुत्र का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? उदयीन के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। उदयन के पुत्र थे अनुरुद्ध मुंडा का नागदशक थे। नागदशक इस वंश के अंतिम शासक बने थे। नागदशक मतलब, आगे बढ़ते हैं। आपको ये वाला पॉइंट सब नहीं याद उतना रखना है, ठीक है? बस नागदशक के बारे में नहीं पढ़ना है बिल्कुल, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। बस एक चीज आपको याद रखना है, काला अशोक के बारे में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया था, ठीक है? चलिए अब बढ़ते हम लोग। देखिए, काला अशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन, ये याद रख सकते हैं। उसके बाद आया नंद वंश का शासक 344 से 321। महापद्मनम ने 344 में पूर्व शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना किया था। महापद्म ने एकराट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण किया था। महापद्म जो थे वो एकराट मतलब कि बहुत बड़ा सम्राट के रूप में वो अपने आप को घोषित किए थे। पाली ग्रंथों में महापद्म को उग्रसेन कहा गया है। पाली ग्रंथ में उग्रसेन कहा गया है, ये आपको नहीं याद रखना है। आपको ये याद रखना है कि महापद्म को ही एकराट या एकराट कहा गया है, ठीक है? और नंद वंश की स्थापना महापद्मनम नंद ने किया था, ये याद रखना है। बाकी कुछ नहीं आपको याद रखना है इसमें। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है, ये याद रख सकते हैं, भी है। महापद्मनम ने पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अश्वक, आपका कलिंग, मैथिली आदि राज्य को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक 321 में तक काल में मगध का सर्वाधिक विकास
महापद्मनम के समय हुआ था, महापद्मनम के समय हुआ था, याद रखिएगा। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्मनम के समकालीन थे। तो पाणिनि के बारे में याद रखिएगा, किसके समकालीन थे। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जीवक हो गया या आपका महापद्मनम हो गया या फाह्यान हो गया, किस राजा के समकालीन कौन था, ये बहुत मायने रखता है, आपको पूछा जाता है। पाणिनि कौन का किसके समकालीन थे आपका, तो महापद्मनम। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, धनानंद था, धनानंद। धनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। देखिए ये हो गया अपना प्यारा भारत, उस समय तो अखंड भारत था। यहाँ हो गया मगध का क्षेत्र, यहाँ बैठा था धनानंद, यहाँ पर सिकंदर एकदम सभी को जीत करके आकर के यहाँ पे खड़ा था। और यहाँ पे है तक्षशिला, यहाँ पे गुरु थे कौन, चाणक्य। उन्होंने इनके दरबार में आए, बोले क्या कि धनानंद आप जो है किसको बचा लीजिए, भारत को बचा लीजिए, यहाँ पे सिकंदर हमला कर देगा तो समस्या हो जाएगी। इन्होंने बोला, ये जो थे धनानंद बहुत ही ज्यादा क्रूर नेता, ठीक है। इन्होंने मारा लात एकदम से चाणक्य को, चाणक्य गिर गए। चाणक्य ने उसी दिन प्रतिज्ञा लिया था कि ये चोटी जो मेरा खुला है, जब तक तुम्हें मैं इस सिंहासन से हटा ना दूं तो तब तक मैं चोटी अपना नहीं बांधूंगा। याद रखिएगा, कोई भी एक टीचर होता है जो किसी को भी शिक्षित करता है वो साधारण नहीं होता है, ठीक है ना, साधारण नहीं होता है। तो यही सब कहानी है इसका, देखते हैं आगे। धनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर आया था आक्रमण करने के लिए 326 ईसा पूर्व, और उसी समय जाते वक्त आपको चंद्रगुप्त मौर्य को ले जाकर राजा बना दिया, वहां पे शिक्षित किए। मतलब नंद वंश आर्थिक सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति डर से ही सिकंदर की सेना में ब्यास नदी पार करने की इनकार कर दिया। मतलब नंद वंश की सेना में इतनी ताकत थी ना, इतनी बड़ी सेना थी कि डर गया था सिकंदर की सेना उसके सामने, ठीक है। धनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद की हत्या करवा दी। नंद वंश के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या संभाला, मौर्य वंश का स्थापना किया था। नंद वंश का स्थापना खत्म हुआ, अब आता है मौर्य वंश 321 से 184 ईसा पूर्व। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 ईस्वी पूर्व। जस्टिस एवं टुब्रो, दो वैज्ञानिक मतलब थे, विद्वान थे, ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है, सेंड्रोकोटस कहा है। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं बस, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस रूप में चिन्हित किया गया है। फुलियोट और एरिन के द्वारा ये कहा गया है और इस दोनों के द्वारा ये कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य, जो कौटिल्य के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर की उत्तराधिकार सेल्यूकट निकेटर के साथ युद्ध किया। इस युद्ध के पश्चात हुए संधि में चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, मकरान, हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकट निकेटर को 50 हाथी उपहार दिया। देखिए ये हो गया भारत का क्षेत्र। जैसे तो यहाँ का क्षेत्र जो है अभी का है काबुल, कंधार कहाँ है, अफगानिस्तान में है, ठीक है, अफगानिस्तान में है। ये सारा क्षेत्र जब चंद्रगुप्त क्या किए थे, सेल्यूकट निकेटर को हरा दिया था। ये किसके शासक थे, किसके दरबारी थे, ये आपका सिकंदर का मतलब सेनापति था, सेल्यूकट निकेटर, ठीक है, सेल्यूकट निकेटर। इन्होंने बोला कि बताओ कि वो सब तुम लोग क्यों हम पे हमला करते चाहते थे हमेशा। तो यहाँ पर देखिए आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पर जब सेल्यूकट निकेटर को कौन हराए थे, चंद्रगुप्त मौर्य हराए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य हराए थे तो उनकी बेटी चेलना से शादी कर लिए थे, कौन आपका, चंद्रगुप्त मौर्य कर लिए थे, ठीक है। हाँ माफ जाएंगे, हेलना कॉर्नेलियस, यहाँ पर हेलन कॉर्नेलियस से उसकी बेटी से शादी कर लिया, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ पर चले आए, यहाँ पे तो राजगिरी में चले आए, मतलब कि पाटलिपुत्र में चले आए, कौन, आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो चले आए तो उसके साथ साथ जो है सेल्यूकट निकेटर अपनी बेटी को देखभाल करने के लिए एक शासक को साथ में भेजा, यहाँ पर देखभाल कर। उसका नाम क्या था, मेगास्थनीज था। क्या था नाम, मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखा और आपका पाटलिपुत्र का वर्णन उसमें किया है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ से वो यहाँ पे आ गए, यहाँ से कौन आ गए, तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य इसकी बेटी के साथ शादी करके आ गए, राजकुमारी हेलेना के साथ। तो मेगास्थनीज भी साथ में आया। मेगास्थनीज से पूछा चंद्रगुप्त मौर्य कि बताओ सेल्यूकट निकेटर क्यों हमला हम पे करना चाहता था। बोला क्या कि हाथी उनको चाहिए था। तो ये
50 हाथी यहाँ से गिफ्ट में भेज दिए। किसको? बोले कि हाथी वाली बात है, लो उपहार में दे दिए चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये सारा क्षेत्र हम ही लोग का है साथियों, बिहार का ही है, याद रखिएगा, कभी भी हम उस पर कब्जा किया जा सकता है। युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलेना कॉर्नेलियस के सेल्यूकट की पुत्री से हुआ था। सेल्यूकट ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा। ये सब भी पॉइंट है आपके लिए। इंडिका हो गया किसके द्वारा? मेगास्थनीज के वाले में। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके बारे में लिख सकते हैं इसको। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदकुश पर्वत, ये जो आप देख रहे हैं, देखिए कहाँ से कहाँ क्या है, हिंदकुश पर्वत, ठीक है, हिंदकुश पर्वत तक, दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र, पश्चिम में तो ये वाला सौराष्ट्र आपका गुजरात है ही क्या, उसके बाद नदी है, तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्ष के भीषण अकाल के परांत चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजगद्दी त्याग कर सरवनगुल बेला में कर्नाटक चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य का जैन धर्म को मानता था। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बनता है, चंद्रगुप्त किस धर्म को मानता था? तो जैन धर्म को। सरवनगुल बेला कहाँ पे? कर्नाटक में। उन्होंने वहां चला गया और संलेखना विधि से प्राण को त्याग गया था। संलेखना विधि किसे कहते हैं? आप जब कहीं जाइएगा उसके बाद जो है बिना खाए पिए आप एकदम से तपस्या में लग जाइए, आपकी मृत्यु हो जाए, तो उसी को संलेखना विधि कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं। अब उसका जो उत्तराधिकारी आया बिंदुसार। देखिए बिंबिसार एक अलग है, अजातशत्रु का पुत्र, अब बिंदुसार अलग है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। इन्होंने अमित घात सिंह सेन का नाम दिया गया। अमित घात किसे कहते हैं? मतलब कि शत्रुओं को वध करने वाला आदमी, मतलब किसी को नहीं बकसता था ये। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया का राजा एंटीयोकस डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको प्राचीन इतिहास में चाहे इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। कुछ इंपोर्टेंट है, उतना नहीं है। बिंदुसार तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा। ये VVI पॉइंट है, याद रखिएगा, VVI आपको पूछ लिया जाएगा। तक्षशिला में विद्रोह दबाने के लिए किसको भेजा गया था? तो आपका अशोक को। अच्छा, बिंबिसार ने आजीवक संप्रदाय का अनुयायी किया था। आप ऊपर से देखते आइए, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था आपका जैन धर्म का, इन्होंने किया आजीवक धर्म का, और अशोक करेगा बौद्ध धर्म का। अशोक 269 से 332 इसकी शासन काल है। बिंदुसार के मृत्यु के 4 वर्षों बाद अशोक मौर्य वंश के गद्दी पर बैठे। इन्होंने पूर्व वो उज्जैन का राज्यपाल था, उज्जैन का पहले ये राज्यपाल थे। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक को अशोक ही कहा गया है। ये पॉइंट आपका VVI है, ये पॉइंट मोस्ट, इसको लिख सकते हैं। पूछा जाता है किस अभिलेख में अशोक को आपको अशोक का नाम दिया गया था? मास्की और गुर्जरा में। सिंहल अनुश्रुतियों बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। अशोक अपने शासन के 99 वर्ष कलिंग युद्ध मतलब 261 ईसा पूर्व किया था। कलिंग को मगध में सम्मिलित किया था। देखिए ये वाला जो भाग है हम आपको बता रहे हैं, ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये उड़ीसा वाला भाग, यही कलिंग का था। कलिंग को किसी ने जीता नहीं था, याद रखिएगा। कलिंग पर जो है अशोक ने क्या किया था? वार किया था। और एक विद्वान द्वारा कहा जाता है कि जब हमने पांव यहाँ पर रखा था कलिंग उस समय, तो हमने देखा था कि लाशों का ढेर बिछा हुआ था, पूरे खून खून था। अशोक ने उसके बाद ही हथियार को त्याग दिया था, ठीक है, उसका हृदय परिवर्तन हो गया था, इतना न लाश गिरा था, याद रखिएगा। अच्छा, अशोक अपने शासन के 9वें वर्ष कलिंग युद्ध किया था। अशोक गिरी युद्ध में अपने 99 भाइयों को मारा था, ये कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ये मोस्ट VVI है, इसको आप लिख लीजिएगा, मोस्ट VVI है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व वो शैव धर्म को अपनाया हुआ था, मतलब तांडव कर रहे थे पूरे वो उससे पहले। दिव्यावदन के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। मोस्ट VVI है। पूछा जाता है अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया? तो आपका बौद्ध धर्म की दीक्षा उन्होंने उपगुप्त से लिया था, उपगुप्त से, ठीक है। देखिए अशोक वगैरह पर्सनैलिटी है, उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है।
यहाँ पे कुछ डाटा दिया है। 9वें वर्ष क्या होता है कलिंग युद्ध, 10वें वर्ष आपका बोध गया यात्रा। उतना सब वर्ष को याद नहीं रखना है, ठीक है ना, ये याद रखिए सिर्फ। बौद्ध धर्म ने अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमिता को श्रीलंका भेजा। मतलब आज आप देखते होंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म उतना ज्यादा प्रचार प्रसार क्यों है, बौद्ध धर्म के बारे में उतना ज्यादा विकसित क्यों है, क्योंकि अशोक क्या किया था ना कि उस समय बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किए थे। खुद अपना बेटा और बेटी को जो श्रीलंका भेजेगा प्रचार के लिए, समझ सकते हैं कितने शासक को कहाँ कहाँ वो भेजे होंगे, ठीक है ना, कहाँ कहाँ भेजे होंगे। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति करवाया था पाटलिपुत्र में, ये याद रखना है आपको, तीसरी बौद्ध संगीति अशोक ने करवाया था। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। इसकी मृत्यु 232 में हो गई। अशोक के 10 उत्तराधिकार ने शासन किया, उसके बाद 10 आपका शासन किया। लास्ट उसमें से कौन था, बृहदत्त था। 10 का नाम नहीं याद रखना है, एक नाम रखना है बृहदत्त। मतलब मोर वंश का अंतिम शासक कौन था आपका, बृहदत्त था, ये याद आपको रखना है। और अशोक के बारे में जो जो फैक्ट हम बोले हैं इंपोर्टेंट, वो याद रखना है। चलिए अब धर्म के बारे में देखते हैं, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 110% क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, 102, ठीक है, आप याद रखिएगा। बौद्ध धर्म में बौद्ध का संस्थापक सब जानता है गौतम बुद्ध है। प्राचीन इतिहास में भी आपको इतना ही चीज बस पढ़ना है जो यहाँ पे पढ़ना है आपका। उनका जन्म हुआ था 563 में, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। शाक्य मुनि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, पूछा जाता है एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो आपको गौतम बुद्ध को कहा जाता है। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनका पिता का नाम सुद्योधन था, उनकी माता का नाम क्या था, महामाया देवी थी, ठीक है। सौतेली माँ या मौसी नाम प्रजापति गौतमी था। उनकी पत्नी का नाम का यशोधरा था, यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में वह विवाह किया था, ठीक है, विवाह किया था, याद रखिएगा। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल था, राहुल। उनके पुत्र का नाम राहुल था। एक इंटरव्यू, ये मतलब कि ओवरव्यू हम दे रहे हैं आपको। बौद्ध में 4 दृश्य देखे, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव, एक सन्यास व्यक्ति। देखिए कहा क्या गया था कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ना, वो अपने घर में एक लौता पुत्र थे अपने माता पिता का। तो क्या हुआ था कि एक ब्राह्मण जो थे उनके हाथ देखे, बोले क्या कि यह सन्यासी बनेगा। तो उनके पिताजी को डर हो गया कि इतना ज्यादा संपत्ति, इतना ज्यादा राजा महाराजा वाला बात है, तो कौन संभालेगा मेरे आगे का वंश। तो उन्हें कभी घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। जब एक बार घर से वो बाहर गए भी, वो क्या देखे, बूढ़ा व्यक्ति को देखे, एक बीमार व्यक्ति को देखे, एक शव को देखे, एक आपको सन्यासी को देखे। उन्होंने अपने जो रथ चलाता था उनसे पूछे कि बताइए ये सब क्या, कौन है, कैसे क्या कर रहा है। तो बूढ़ा व्यक्ति को देखिए, उनका स्थिति भी गंभीर, मतलब कि एकदम से। बीमार व्यक्ति देखे, वो भी स्थिति गंभीर। एक शव को देखे आराम से, एक सन्यासी को देखे। सन्यासी को जो देखे ना, तो वो अपने मगन में था बेचारा, उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं। तो बोले कि नहीं, इनका जीवन सबसे अच्छा है, गौतम बुद्ध द्वारा कहा गया इनका जीवन सबसे अच्छा है, हमको भी अब यही बनना है। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यास का जीवन ले लिया था, 29 वर्ष की आयु में। 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। बोध गया में हुआ था ज्ञान की प्राप्ति, याद रखिएगा, बोध गया में उनको तथागत एवं बुद्ध कहा गया। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फल्गु नदी के तट पर बोध गया में हुआ था। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। देखिए उनका जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में, याद रखिएगा, वो आपका अभी जो वृक्ष आप जाइएगा बोध गया घूमने के लिए, तो वहां पर पेड़ जो है, पीपल का जो पेड़ है, पीपल पेड़ के नीचे जो हुआ था पीपल पेड़, वो उसका चौथा पीढ़ी है, वो पेड़ का 4th पीढ़ी है, याद रखिएगा। शशांक नाम का एक था शासक, मतलब कह सकते हैं शत्रु था, जिन्होंने इस पेड़ को कटवा दिया था। तो पेड़ से जो बीज गिरा था, वो बीज गया था कहाँ पे, आपका श्रीलंका में। और श्रीलंका में जो बीज गया था, वहीं से फिर से ला करके वहां पे पेड़ को लगाया गया, ठीक है। उनका पद का चिन्ह भी आपको मिल जाएगा अभी गौतम बुद्ध का, वहां पे गया हम जाइएगा तो याद रखिएगा, ये सब पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे, ठीक है। दुख संसार दुखमय है, दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा है, दुख निरोध, दुख निवारण है, तो तृष्णा का विजय आवश्यक है। तृष्णा मतलब ये होता है कि लोभ, आप में लोभ है। दुख का कारण क्या है, लोभ है। दुख निरोध मार्ग है, दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आपको आवश्यक है। अष्टांगिक मार्ग क्या है ये देखिए। तो आप थोड़ा बहुत मतलब
उतना पूरे याद अच्छा से नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत याद रखिए। सम्यक दृष्टि, अच्छा नजर होना चाहिए। सम्यक संकल्प, आपका संकल्प होना चाहिए। आपका संकल्प यदि है कि ये बिहार पुलिस बनना है तो बनना है। सम्यक वाक्य मतलब सही बोलिए। सम्यक कर्म, सही कर्म कीजिए। सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, व्यायाम डेली उठ के कीजिए। सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में देखते हैं। बुद्ध धर्म और संघ। वो बुद्धम शरणम गच्छामि जाइएगा जब वहां पर ये बोलता रहता है बुद्धम शरणम, बुद्ध में धम्म और संघ। नेक्स्ट, बुद्ध किस मार्ग का प्रतिपादन किया था? तो मध्यम मार्ग का। मध्यम मार्ग का, ना तो बेसी उच्च ना तो बेसी डाउन, मतलब क्या, मध्यम मार्ग का इन्होंने प्रतिपादन किया था। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। देखिए उस समय पाली भाषा हर एक व्यक्ति समझते थे, तो पाली भाषा में दिया इसलिए क्योंकि हर एक लोग इनसे जुड़ने लगे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दी, ये भी याद रखिए। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे वैशाली में, तथा द्वितीय गुरु थे रुद्रक आपका रामपुर। बौद्ध धर्म के 10 शील आचरण थे। आपको ये सब पॉइंट आपको 2-4 बताए वो याद रखना है, ये सब नहीं आपको उतना दिमाग में रखना है। बौद्ध धर्म के 10 शील कौन कौन थे? जो भी अच्छा आप देखिएगा उस चीज को सही मारिएगा, खराब को गलत कर दीजिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। सत्य, अस्तित्व, ब्रह्मचार्य, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपगिरी, ब्रह्मचार्य, नित्य ज्ञान का त्याग करना, असमय भोजन का त्याग करना, कोमल सैया का त्याग करना मतलब गद्दा उद्दा पर नहीं सोना, श्रृंगार प्रशासन के त्याग करना मतलब ब्यूटी पार्लर जितना है उस सब का त्याग करना, ठीक है, आधुनिक देर में मद्य सेवन नहीं करना जो शराबबंदी है। तो ये सब चीज था, ठीक है। लेकिन जो लोग शादीशुदा है उनके लिए 5 ही चीज था, ये ब्रह्मचार्य उनके लिए नहीं था, ठीक है, याद रखिएगा। असमय भोजन करना उनके लिए नहीं था। बुद्ध जीवन के घटनाक्रम उनके प्रतीक। जन्म जो हुआ था कमल का चिन्ह था, यौवन मतलब सांड, महानिष्कर्मान था गिरी, त्याग था घोड़ा, संबोधि ज्ञान था आपका पीपल वृक्ष, महापरिणाम था आपका पद चिन्ह और धर्म परिवर्तन था आपका चक्र। तो ये याद रखिएगा, डाटा वाइज कहीं के पूछ लिया जाता है। बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगीति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान परिवर्तन विरोधी महायान, ठीक है। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के अम्बेडकर वाले शाखा बर्जियान का विकास हुआ था। देखिए यहाँ पे दिया गया है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक आपका अभिधम्म दीपिका। बुद्ध के उपदेशों का संकलन जो होता है आपका सूत पिटक, विनय पिटक, संघ में नियमों का आंकलन, जाइएगा वहां पे झुक करके आपको करना होगा सब चीज। अभिधम्म पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन, ये याद रखिए, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। याद रखिए बौद्ध संगीति हम पहले भी बताए हैं अभी भी है, आपको ये लिखना ही है, याद रखना ही है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था? निर्वाण की प्राप्ति, ठीक है। बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म तथा जातक कथा में मिलती है। बुद्ध की पुनर्जन्म की कथा आपकी जातक कथा में मिलती है, जातक में। चैत्य आपका बौद्ध धर्म का पूजा घर होता है। चैत्य जो होता है ऐसे करके जो बना रहता है, देखते होंगे ऐसे करके, इस पे जो बना रहता है ऐसे करके चैत्य। स्तूप बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रह होता है। विहार बौद्ध भिक्षुओं की निवास स्थल। अब देखते हैं जैन धर्म के बारे में हम लोग। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव, उसके बारे में ओवरव्यू जरूर रखा कीजिए किसी धर्म के बारे में। प्रथम आपका तीर्थकर थे, उन्होंने आदिनाथ विश्वनाथ की कहा था। 24वें आपका तीर्थकर हुए थे। 23वें तीर्थकर का नाम था पार्श्वनाथ, इनका जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुई थी। उन्होंने महाव्रत की शिक्षा लिया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपगिरी, ठीक है। महावीर के बारे में जानते हैं, वे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व, कुछ जगह 499 ईसा पूर्व माना जाता है, में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है, पिता का नाम था सिद्धार्थ। उनकी माता का नाम तिरसला था। ये सब देखिए कुछ पॉइंट आप याद रखिए, कहीं से पूछ दिया जाता है। उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। उनकी पुत्री का नाम क्या? प्रियदर्शनी अनुजा। उनके माता या दामाद का नाम क्या था? जमाली। यही सबसे पहला उनका क्या था? आपका शिष्य भी था। 30 वर्ष की आयु में गिरी त्याग किया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति
सनमिक ज्ञान में रिजु पालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे हुआ। देखिए बोध को हुआ था आपका पीपल वृक्ष के नीचे, इन्हें हुआ था साल वृक्ष के नीचे। तो याद रखिएगा बहुत सारा डिफरेंस होता है, ठीक है। जैन धर्म के त्रिरत्न होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के महापर्वत कौन कौन है? सत्य, अहिंसा, अक्षरे, अपक्री, ब्रह्मचर्य। देखिए तो इसमें जो थे गुरु उस ये सब जो थे मतलब आपका ये चार पहले था, लेकिन आपका ये ब्रह्मचर्य वाला चीज जो है महावीर आकर के रखे थे। तो सत्य मतलब झूठ ना बोलना, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, अच्छे मतलब चोरी नहीं करना, अपगिरी मतलब धन का संचय नहीं करना, और ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों को वश में करना। पांचवा महाव्रत ब्रह्मचार्य महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया। यही इंपोर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा कि पांचवा किसके द्वारा किया गया? ब्रह्मचार्य का, तो महावीर स्वामी द्वारा। अनैक्यतावाद या संयमवाद या समतभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध आपका जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगिरी में दिया था। अब बोध कहाँ दिए थे आपका? बोध दिए थे सारनाथ में। ये सब पॉइंट आप लिख कर रखिएगा, ये भी आया है आपके लिए। देखिए इसमें भी आपका जैन तीर्थगति हुआ था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। कहाँ पे हुआ था? नहीं, उनके प्रतीक है, जैन धर्म के प्रतीक है आपका। प्रथम के कौन सा है? ऋषभदेव, बैल का है प्रतीक। द्वितीय का अजितनाथ हाथी का है। 23वें का है पार्श्वनाथ आपका सर्प का। 24वें का महावीर स्वामी आपका सिंह का। महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12 तीर्थ वासुपूज्य का जन्म बिहार में हुआ था। चलिए आपको जैन संगीतियां भी हुई थी बोध की, जैसे प्रथम हुई थी 310 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में, चंद्रगुप्त मौर्य स्थूल भर, इसके बारे में ये देखिए। द्वितीय हुआ था ये चीज, आप देख लीजिए। चलिए महावीर स्वामी की मृत्यु 468 में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुआ। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीति श्वेतांबर और दिगंबर था, ठीक है। ये सब फैक्ट देखिए, जो जो फैक्ट यहाँ पे बता रहे हैं उसको नोट डाउन कीजिए जना। जैसे जैन धर्म का लिख लीजिए प्रथम संगीति, द्वितीय संगीति, ऐसे कर करके क्या है। दिगंबर जो भाद्रबाहु श्वेतांबर था, लेकिन जो श्वेत वस्त्र जो पहनता था श्वेतांबर था, दिगंबर जो था वो श्वेत वस्त्र का धारण नहीं करता था। अच्छा शुंग वंश के बारे में देखते हैं। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने 185 किया था। बस आप ये याद रखिए कि मौर्य वंश का मतलब बृहदत्त का हत्या किस वंश ने किया था? शुंग वंश। बस पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था और बृहदत्त की सेनापति था, ठीक है। और आपको इसमें याद उतना नहीं रखना है, ठीक है, उतना याद नहीं रखना है। कर्ण वंश ये सब आपको नहीं याद रखना है, ये सब याद नहीं रखना है। अच्छा ये याद रखना, भारत में आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे। विदेशियों में आने वाले क्रम में ये आपको कुषाण, चीन, यूनी, तोकी जाति के थे। ये सब उतना ज्यादा आपको लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कुषाण वंश के अंतिम संस्थापक कुजूल कड़फिसस थे, ये याद रख सकते हैं। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कनिष्क था। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर, मथुरा थी। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की है, इसका कनिष्क पाटलिपुत्र से विजित किया था। ये याद रखिएगा, बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया? अश्वघोष। कनिष्क के समय में गांधार, मथुरा काल का विकास हुआ था। कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति हुआ था। कुंडल वन कश्मीर में कराया गया था। आपको चारों बौद्ध संगीति के बारे में बताया है, बोले हैं, लिख भी लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा कनिष्क द्वारा आपका 78 ईसा में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलाया गया था, जो हम लोग यूज कैलेंडर करते हैं वो। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग का आधिपत्य था। आप याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा सिल्क मार्ग का किससे ये चीज हो जाएगा, तो कनिष्क के समय में। आप देखिए एक और टॉपिक है आपका गुप्त वंश, क्या हो जाएगा? गुप्त वंश, ये इंपॉर्टेंट है। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त हो जाएंगे। गुप्त वंश के उत्तराधिकार घटोत्कच हो जाएंगे। और शासक जो महाधिराज, ये सब डेट वगैरह नहीं याद रखिए, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त प्रथम, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य हो गया मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त प्रथम हो गए गुप्त वंश के। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। 320 में गुप्त संवत चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। वो प्रथम गुप्त शासक था जिन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण किया था। याद रखिएगा, महाधिराज की उपाधि किस शासक ने धारण किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। अब आता है समुद्रगुप्त, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, भारत का नेपोलियन कहा है, ठीक है।
समुद्रगुप्त ने पराक्रमात्मक, अप्रतिरथ आदि की अवधारणा धारण की थी। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग परिस्थिति में की गई है। एक बुक है यह प्रयाग परिस्थिति, जिसके रचनाकार कौन है आपका? हरिसेन। देखिए बुक लेखक जो भी मिलता है उसको नोट डाउन तो कर ही लीजिए आप, ठीक है। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी धारण की थी, कविराज भी कहा गया था, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर बीना बजाते हुए दर्शाया गया है। जो सिक्का चलाते थे उस पर बीना बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी का नाम क्या था? कवि का हरिसेन था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त का आपसे आपका अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। समुद्रगुप्त 375 में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला। अब उतना इसमें फैक्ट नहीं है, बस वो हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय देखते हैं। चंद्रगुप्त आपका द्वितीय देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय शकों को पराजित किया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। देखिए कौन कौन सी उपाधि धारण की, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये सब याद रखिए। हम क्या कहना चाह रहे हैं आप समझ रहे होंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त